हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। दिस इज अंकित माइच। तो आज जो है हम रीट के एग्जाम के लिए जो आपकी जितनी भी टीचिंग मेथड है उन सभी को एक ही क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और उनको कुछ ट्रिक्स और टिप्स के माध्यम से हम याद करने वाले हैं, कुछ को हम फोटोज के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आपके जो रीट के एग्जाम में जो आपके सिलेबस में कुछ ये इतनी जो है टीचिंग मेथड्स हैं, तो इन सभी को आज हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं आगमन और निगमन विधि की, जो कि आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधि है। तो इनको डिटेल में पढ़ने से पहले एक बार इनको थोड़ा सा हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। तो इनमें से जो आगमन विधि है, इसमें जो है हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, यानी कि पहले उदाहरण पढ़ाते हैं, फिर वहां से हम नियम की ओर जाते हैं। और जो निगमन विधि है, इसमें हम पहले नियम बताते हैं, फिर नियम से हम उदाहरण की ओर जाते हैं। तो इनको हम याद कैसे रखेंगे? ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उदाहरण में देखो आप, आगमन विधि में आप देखो जो पहला अक्षर है ए, और उदाहरण में भी जो पहला है, ये दोनों आपस में मिलते जुलते से हैं। ऐसे आगमन और ऐसे ही उदाहरण है, ये तीनों जो है मतलब दोनों जो है तीन के जैसे लग रहे हैं। आगमन और उदाहरण का जो पहला अक्षर है वो मिलता जुलता है। तो आगमन विधि में ये है जो उदाहरण से नियम की ओर जाता है। ऐसे जो निगमन विधि में जो पहला जो आपका नि से निगमन और नि से नियम, तो जो निगमन विधि है वो नियम से उदाहरण की ओर जाती है। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा, अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। तो जो आगमन विधि है, इसमें हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ये सरल से कठिन होती है। ज्ञात से अज्ञात इसमें हम जाते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं। जो आपकी निगमन विधि है, इसमें हम नि से निगमन, नि से नियम, तो नियम से उदाहरण की ओर, कठिन से सरल, अज्ञात से ज्ञात, सामान्य से विशिष्ट, सूक्ष्म से स्थूल और अमूर्त से मूर्त। ये जो दोनों विधियां हैं आपस में एक दूसरे की जो है अपोजिट है। तो अगर इनमें से आप इनको याद कर लोगे तो ये आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे। और वैसे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो ये आपकी ऊपर वाली लाइन है, उदाहरण से नियम और नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, तो आई होप आपको ये याद हो गई होगी। नेक्स्ट जो हमारी ये तीन विधियां हैं, इसमें भी ये तीनों ही एक जैसे सिमिलर जैसी लगती हैं, तो इनको भी याद करने में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। एक आपकी है श्रुतलेख विधि, दूसरी आपकी है सुलेख विधि, और एक आपकी है अनुलेख विधि। तो श्रुतलेख में जो आपको पहला एक वर्ड दिख रहा है यहाँ पर, श्रुत। श्रुत का मतलब होता है सुनना, और लेख का मतलब होता है लिखना। तो श्रुतलेख विधि में क्या होता है? सुनकर लिखना। कई बार टीचर क्या है जैसे बोलता है, हर हम उनको सुनकर के लिखते हैं। तो ये आपकी है श्रुतलेख विधि। दूसरी आपकी जो है सुलेख विधि में, ये जो सु का मतलब होता है सुंदर और लेख का मतलब होता है लिखना। तो सुलेख का मतलब होगा सुंदर लिखना। ये भी हम बचपन में जब छोटी क्लासों में थे, तो ये सुलेख विधि से हम जो है कुछ अगर पाठ है तो उसको हम जमा जमा कर लिखते थे, सुंदर लिखना, तो उसको बोलते हैं सुंदर लिखना विधि या सुलेख विधि। और आपकी जो नेक्स्ट विधि है वो है अनुलेख विधि। अनुलेख, अनुलेख विधि का मतलब होता है देख कर लिखना। कई बार टीचर बोर्ड पर अगर कुछ लिखा रहा है तो हम उसको देख कर लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं अनुलेख विधि। तो आई होप अब आप इनमें कंफ्यूज नहीं होगे। श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना, सुलेख मतलब सुंदर लिखना, और अनुलेख मतलब देख कर लिखना। नेक्स्ट हमारी जो विधि है वो है साहचर्य विधि। तो साहचर्य विधि आजकल आप देखते होंगे कि कुछ बच्चों को हम जो है एक कुछ कार्ड्स होते हैं और उन पर कुछ चित्र बने होते हैं, और कुछ कार्ड होते हैं जिन पर नाम लिखे होते हैं। जैसे कि एक कार्ड पर शेर नाम लिखा हुआ है और एक कार्ड पर जो है शेर का चित्र बना हुआ है। तो इसमें क्या है कि बच्चे को हम वो शेर का कार्ड देते हैं, फिर पूछते हैं कि ये किस मतलब शेर का नाम और शेर का चित्र, उन दोनों को मिलाने की कोशिश करते हैं। तो इसके थ्रू बच्चा सीखता है। तो ये जो है भाषा की शुरुआती शिक्षा देने का एक तरीका है। इस विधि में खिलौनों, चित्रों, वस्तुओं और शब्दों के बीच संबंध जोड़ा जाता है। और साहचर्य विधि का जो आविष्कार है वो मारिया मोंटेसरी ने किया था। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो कि कुछ कार्ड्स पर जो है आपके चित्र बने होते हैं और कुछ पर जो है नाम लिखे होते हैं, फिर उनको हम आपस में मिलाने के लिए कहते हैं। तो इस विधि में क्या है कि बच्चा जो है थोड़ा सा क्रिएटिव होकर मतलब सीखता है और खेल खेल में ही जो है चीजों को सीख जाता है। नेक्स्ट विधि जो है वो है दल शिक्षण विधि। तो दल शिक्षण नाम से ही आपको पता है, दल यानी इसको टोली शिक्षण भी बोलते हैं। तो दो या दो से अधिक अध्यापक एक साथ मिलकर अगर कोई शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे दल शिक्षण। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो टीचर जो हैं एक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे दल शिक्षण विधि। जहाँ पर दो या दो से अधिक अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो उसको दल शिक्षण विधि बोलेंगे। नेक्स्ट हमारी जो विधि है वो है व्यतिरेक विधि। व्यतिरेक विधि में क्या होता है कि कोई दो भाषाओं के बीच में तुलनात्मक अध्ययन हमें कराया जाता है।
इसमें क्या है कि किसी भाषा युग्म के समानताओं और अंतर का वर्णन करने के लिए एक तुलनात्मक विधि है। इसमें जो है 2 भाषाओं के बीच में तुलना करके हमें पढ़ाया जाता है। मान लीजिए कोई हमें एक भाषा तो हमें आ रही है, लेकिन दूसरी भाषा हमें नहीं आ रही है, तो उस भाषा को पहली वाली जो भाषा आपको आ रही है उससे तुलना करके पढ़ाया जाता है ताकि आपको दोनों भाषाएँ आने लग जाएँ। जैसे कि आपको हिंदी और इंग्लिश, जैसे इंग्लिश पढ़ाते थे, तो आपको इंग्लिश पहले नहीं आती थी, आपको हिंदी आती थी, तो फिर इंग्लिश को जो है हिंदी के साथ तुलना करके पढ़ाया जाता था, जिससे आपको इंग्लिश आने लग जाए। तो यही जो आपकी है व्यतिरेक विधि है। नेक्स्ट हमारी जो विधि है वो है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष का मतलब तो एकदम आपके सामने हो, तो वस्तुओं को सीधे देखना या दिखाना, वही आपकी प्रत्यक्ष विधि है। यानी कि वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखकर, आपके सामने वो लाइव है उनको देख करके सीखना प्रत्यक्ष विधि है। इसे प्राकृतिक विधि भी बोलते हैं, इसे सुगम विधि भी बोलते हैं, और इसे निर्बाध विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारी जो विधि है वो है प्रदर्शन विधि। तो प्रदर्शन विधि में क्या होता है कि इसमें शिक्षक आपको कुछ चीज़, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप एक डायग्राम में देख सकते हो कि बच्चा जो है, जो टीचर है यहाँ पर बच्चों को इस ग्लोब के द्वारा कुछ सिखा रहा है। तो यहाँ पर ग्लोब का प्रदर्शन करके बच्चों को सिखा रहा है। तो शिक्षण की एक विधि है जिसमें शिक्षक छात्रों को किसी कार्य को करने का तरीका दिखाता है, तो उसको प्रदर्शन विधि बोलते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है किसी चीज़ का प्रदर्शन करना। इसी तरीके से एक विधि आपकी होती है प्रयोगशाला विधि, जो कि आपने 11th-12th में खूब प्रैक्टिकल किए होते हैं। तो उसी को जो है प्रयोगशाला विधि बोलते हैं। वहाँ पर बच्चा जो है खुद करके सीखता है, और यहाँ पर जो है टीचर कुछ चीज़ों का प्रदर्शन करता है और बच्चा उससे सीखता है। नेक्स्ट विधि जो है हमारी है व्याख्या विधि। यह तो बहुत प्रचलित है, लगभग टीचर इसी विधि के द्वारा में पढ़ाते हैं। तो व्याख्या विधि को हम भाषण विधि भी बोलते हैं, प्रवचन विधि भी बोलते हैं ना, क्या प्रवचन दे रहा है। ये प्राचीन विधि है और ये अध्यापक केंद्रित विधि है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये अध्यापक केंद्रित विधि है। जब व्याख्या विधि जो है, जब टीचर पढ़ा रहा होता है व्याख्या विधि से, तो टीचर तो पढ़ा रहा होता है, लेकिन उसमें जो बच्चा है वो उसमें उतना एक्टिव नहीं रहता, वो निष्क्रिय होकर सुनता रहता है। तो इसलिए जो है छात्र में स्वतंत्र चिंतन का फिर विकास नहीं होता है, और यह जो है उच्च कक्षा में ही उपयोगी है। प्राथमिक स्तर पर ये जो विधि है इतनी उपयोगी नहीं है, क्योंकि अगर प्राथमिक स्तर पर टीचर इस विधि का प्रयोग करने लग जाएगा तो बच्चे तो फिर सो ही जाएंगे, उनका ध्यान ही नहीं रहेगा, वो एकदम से निष्क्रिय हो जाएंगे। नेक्स्ट जो विधि है वो है भाषा संसर्ग विधि। इसको भी हम इसके नाम से ही याद करने की कोशिश करेंगे। तो संसर्ग का मतलब होता है साथ। तो इसमें जो है भाषा के साथ आपका व्याकरण सिखाया जाता है। इसमें व्याकरण जो है अलग से नहीं सिखाया जाता है, भाषा के साथ ही सिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई टीचर आपको कोई लेसन पढ़ा रहा है, हिंदी का जैसे लेसन पढ़ा रहा है, और उसमें कहीं बीच में विद्यालय नाम आ गया, तो टीचर क्या है कि वहीं पर उस विद्यालय की संधि विच्छेद करके आपको बता दिया कि विद्यालय का संधि विच्छेद जो है विद्या प्लस साले होगा, और इसमें कौन सी संधि है। तो वो वहीं वो भाषा को पढ़ाते पढ़ाते ही आपको वहां पर व्याकरण का भी एक नियम बता दिया। तो इसी को बोलते हैं भाषा संसर्ग विधि। इसमें व्याकरण को अलग से नहीं पढ़ना पड़ता है। तो इस विधि में क्या है, व्याकरण के नियमों को रटवाने की जरूरत नहीं होती है। इसमें व्याकरण के नियमों को अलग समय देकर समझाने की जरूरत नहीं होती है। पाठ्यपुस्तक, रचना, संवाद, प्रश्नोत्तर द्वारा ही अभ्यास के जरिए व्याकरण सम्मत भाषा सिखाने पर इसमें जोर दिया जाता है। यानी कि अगर आपको कोई किताब से कुछ पाठ पढ़ा रहे हो और उसी में कोई बीच में शब्द आ गया, तो उसमें बता दिया कि यहाँ पर जो कौन सी संधि है, क्या समास है, क्या अलंकार है, यानी कि पाठ पढ़ाते हुए आपको व्याकरण का ज्ञान हो जाए, तो उसी को बोलते हैं भाषा संसर्ग विधि। नेक्स्ट विधि जो हमारी है वो है सूत्र विधि। तो सूत्र विधि जो है वो संस्कृत से आई है, और इसको निगमन विधि भी बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि निगमन विधि में भी हम नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। यानी कि पहले हम नियम सीखते हैं, तो सूत्र विधि और नियम वो एक ही बात हो गई। तो सूत्र विधि को हम निगमन विधि भी बोलते हैं, इसको सुग्गा विधि भी बोलते हैं। और जो सूत्र विधि है वो आपकी अमनोवैज्ञानिक विधि है, और ये रट्टा विधि भी इसको बोलते हैं। इसमें जो है रटने के ऊपर जोर दिया जाता है। निगमन विधि भी आपकी रटने पर ही जोर दिया जाता है, क्योंकि नियम से उदाहरण की ओर इसमें हम जाते हैं। नेक्स्ट विधि जो है वो है रसास्वादन विधि। नाम से आपको पता लग रहा होगा कि जिस विधि में रस हो। रस मतलब रस किस विधि में होता है या किस में होता है, कविता में होता है। जब कविता को हम पूरा उसको लय के साथ गाते हैं तो वो एक उसमें रस होता है। और ये प्राथमिक स्तर पर ये जो विधि है काम में ली जाती है, उच्च स्तर पर तो नहीं काम में ली जाती है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर जो है आपकी कविता पाठन में जो है रसास्वादन विधि का यूज किया जाता है। नेक्स्ट विधि जो है आपकी है विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि।
जैसे आगमन और निगमन विधि दोनों एक दूसरे की विपरीत थी, वैसे ही विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि जो है दोनों एक दूसरे के विपरीत है। विश्लेषण विधि में क्या होता है कि जो भी आपका कोई टॉपिक है उसको छोटे-छोटे भागों में बाँट करके फिर पढ़ा जाता है, और संश्लेषण विधि में उन छोटे-छोटे टुकड़ों को एक साथ मिलाकर फिर पढ़ा जाता है। तो विश्लेषण विधि क्या है कि किसी समस्या को हल करने के लिए उसे छोटे भागों में बाँटने की प्रक्रिया को विश्लेषण विधि कहते हैं। यह एक अनुसंधान की विधि है, और विश्लेषण विधि में जटिल से सरल, अज्ञात से ज्ञात और निष्कर्ष से अनुमान की ओर बढ़ा जाता है। वहीं जो संश्लेषण विधि है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। संश्लेषण विधि का मतलब है अलग-अलग भागों को जोड़कर एक नया संपूर्ण बनाना, और यह एक समग्र दृष्टिकोण हासिल करने की प्रक्रिया है। तो विश्लेषण विधि में किसी भी टॉपिक को छोटे-छोटे टुकड़ों में कर पढ़ा जाता है, और संश्लेषण विधि में छोटे-छोटे टुकड़ों को एक साथ करके पढ़ा जाता है। ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट विधियां हैं। नेक्स्ट जो है आपकी, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी है ह्यूरिस्टिक विधि, और एक आपकी है अभिकर्मित अनुदेशन विधि। अभिकर्मित अनुदेशन विधि तो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूरिस्टिक विधि में क्या होता है कि स्वयं ज्ञान विधि है। इसमें बच्चा जो है अपने आप सीखता है, या अपने आप सीखने की विधि है ह्यूरिस्टिक जो विधि है। और अभिकर्मित अनुदेशन विधि है, इसमें क्या होता है कि हम कोई भी विषय वस्तु उसको छोटे-छोटे पदों में बाँट करके फिर उसको पढ़ते हैं। तो अभिकर्मित अनुदेशन एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया या विधि अथवा तकनीक है जिसमें सीखने योग्य विषय को छोटे-छोटे पदों में इस प्रकार अभिकर्मित किया जाता है कि शिक्षार्थी स्वगति और स्वप्रयत्न से सक्रिय होकर सीखता है। यानी कि इस अभिकर्मित अनुदेशन विधि में कोई भी अगर आपका चैप्टर है, कोई विषय वस्तु है, उसको हम छोटे-छोटे पदों में बाँट लेते हैं और फिर उसको हम खुद से ही सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये आपकी जो है अभिकर्मित अनुदेशन विधि है। तो ये आपकी कुछ विधियाँ थी, जो कि आपके इनमें से कुछ मैथ्स की हैं, कुछ साइंस की हैं, कुछ हिंदी की हैं। तो ये सभी जो लगभग 20 आपकी विधियाँ हैं, उन सभी को मैंने एक वीडियो में लाने की कोशिश की और आपको याद भी कराने की कोशिश की है। तो ये एक छोटा-सा वीडियो था। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।